नमस्कार। एक और टिप्पणी के साथ मैं तुल चौरसिया। चुनाव आयोग और विपक्ष का मामला बहुत गर्म हो गया है। एक जमाने के बाद चुनाव आयोग अपने सोर्सेस का सहारा छोड़कर सीधे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आ पहुंचा। लोगों ने पहली बार ठीक से मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार का चेहरा देखा, लेकिन बस चेहरा ही देखा और क्या खूब देखा। मसलन इस बात का कोई मतलब है क्या अपनी माताओं, बहुओं, बेटियों सहित किसी भी मतदाता की सीसीटीवी वीडियो चुनाव आयोग को साझा करनी चाहिए क्या? उम्मीद थी कि ज्ञानेश कुमार मतदाता सूची पर उठ रहे सवालों का जवाब देंगे, पर वो किसी सधे हुए राजनेता की तरह चुनौती और माफीनामे की मांग करने लगे। सारे मीडिया के समक्ष ये कहना कि अगर मतदाता सूची में आपका नाम एक बार और है तो आपने 2 बार मतदान किया होगा और कानूनी अपराध किया होगा, और मेरे सर सारे मतदाताओं को अपराधी बनाना और चुनाव आयोग शांत रहे, संभव नहीं। हलफनामा देना होगा या देश से माफी मांगनी होगी, तीसरा विकल्प नहीं है। खैर, यह तो चुनाव आयोग और राहुल गांधी का द्विपक्षीय मसला है, दोनों आपस में निपटा लेंगे। हमारी दिलचस्पी थी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, सवाल और जवाब में। क्या चुनाव आयोग ने सभी सवालों का संतोषजनक जवाब दिया? आप खुद निर्णय कीजिए। इतना हड़बड़ी में आपको एसआईआर करने का क्या जरूरत है, जब बाहर चल रहे बिहार में बारिश के समय, और समय बहुत लोग कह रहे हैं बहुत कम है। एसआईआर में हड़बड़ी क्यों? ये भी एक भ्रम फैलाया जाता है। आप लोग मुझे बताएं कि चुनाव से पहले मतदाता सूची शुद्ध करनी चाहिए या चुनाव के बाद? चुनाव से पहले। और ये बात चुनाव आयोग नहीं कह रहा है, ये बात लोक प्रतिनिधित्व कानून कह रहा है कि हर चुनाव से पहले आपको मतदाता सूची शुद्ध करनी होगी। ये चुनाव आयोग का कानूनी दायित्व है। फिर ये बात आई कि 7 करोड़ से ज्यादा बिहार के मतदाताओं तक क्या चुनाव आयोग पहुंच पाएगा? हकीकत आपके सामने है। आपको सुप्रीम कोर्ट ने आदेश किया 14 तारीख के दिन, आपको मशीन रीडेबल जो 65 लाख लोग का नाम नहीं है तो आपको देना पड़ेगा। इससे पहले आपने क्यों नहीं दिया? मैंने आपको शुरुआती उसमें बताया था कि 2019 में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी इस विषय का गहन अध्ययन किया और ये पाया कि मशीन रीडेबल इलेक्टोरल रोल देने से वोटर की प्राइवेसी का हनन हो सकता है। आखिरी सवाल है कि महाराष्ट्र में जो 40 लाख नए वोटर आए हैं और लोग कह रहे हैं कि पहला बार महाराष्ट्र के इतिहास में, भारतवर्ष के इतिहास में वोटर ज्यादा और 18 साल उम्र के लोग कम, और 5 बजे के बाद बहुत लोग वोट दिया। तो ये सारे जवाब मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस दे रहे हैं, राजनीतिक दल का नेता दे रहे हैं। चुनाव आयोग अभी तक खामोश थे, क्यों? अगर आप किसी भी विधानसभा के निर्वाचक हैं और समय रहते हुए अगर आप त्रुटियां बताते हैं तो आपको फॉर्म 7 भरना होता है। अगर आप किसी भी विधानसभा के निर्वाचक हैं और समय परिधि के बाद अगर गलतियां बतलाते हैं तो उसको सिर्फ एक राजनीतिक स्टेटमेंट माना जाता है। अगर समय के बाद आप त्रुटियां बतलाते हैं और मतदाताओं और चुनाव आयोग पर चोरी का आरोप लगाते हैं तो इन तीनों की ग्रेडिंग में फर्क है। खैर, पहली दफा ऐसा लगा कि देश का चुनाव आयोग कोई संवैधानिक संस्था नहीं बल्कि एक राजनीतिक दल बन चुका है। उसके जवाब लीपापोती से भरपूर और टालमटोल की चाशनी में डूबे हुए थे। इस तरह से पत्रकारों के सवालों को सीधे नजरअंदाज करने की वजह यह है कि हाल के वर्षों में पत्रकारिता का स्तर बहुत नीचे गिरा है। पत्रकारों की विश्वसनीयता घट गई है। नेता सवालों के जवाब नहीं देते, उनकी देखा देखी अधिकारी और बाबू भी ऐसा ही करने लगे हैं। पत्रकारिता इस हमले का सामना तभी कर पाएगी जब वो अपने पैरों पर खड़ा होगी, न कि विज्ञापन के पैसे पर। इस स्वतंत्रता दिवस पर न्यूज लॉन्ड्री और द न्यूज मिनट एक साझा सब्सक्रिप्शन का ऑफर लेकर आए हैं। इसके तहत आपको एक सब्सक्रिप्शन पर एक सब्सक्रिप्शन फ्री मिलेगा। इस क्यूआर कोड को स्कैन करने के बाद आप इस ऑफर का फायदा उठा सकते हैं और आप गर्व से कह सकते हैं, मेरे खर्च पर आजाद हैं खबरें। आगे शेरू का पत्र है सीजेआई के नाम। सेवा में माननीय मुख्य न्यायाधीश महोदय, सुप्रीम कोर्ट, नई दिल्ली। विषय, एक स्ट्रीट डॉग की फरियाद। मालिक, हमें भी थोड़ा सा इंसान समझ लो। महोदय, मेरा नाम शेरू भाई है।
उम्र यही कोई 4-5 साल के आसपास होगी। मेरे पास कोई जन्म प्रमाण पत्र नहीं है। पापा का तो पहले भी कोई अता पता नहीं था। हाँ, मम्मी की थोड़ी धुंधली सी याद है। खुद माँ भी उनकी शक्ल ढंग से नहीं देख पाई थी। मुझे माँ ने ही पाला है। वहीं जहाँ पहले प्रगति मैदान और अप्पू घर की बाउंड्री आपस में मिलती थी, वहीं हमारा आशियाना था। कुदरत की रहमत है, आज वहां पर सुप्रीम कोर्ट की नई वाली चमचमाती बिल्डिंग खड़ी हो गई है। ऊपर वाला आपको ऐसे ही बरकत दे। हमारा क्या था, हम वहां से खदेड़े गए तो सड़कों के किनारे आ गए। इन दिनों हम लोग प्रगति मैदान की बंद पड़ी टनल के भीतर रहते हैं। पानी भरने पर भागना पड़ता है। खैर, मैं माँ की बात कर रहा था। मटमैली बरसातों में वो अपने पंजों से मुझे ऐसे ढक लेती थी जैसे मैं कोई VIP पिल्ला हूँ। आज मैं दिल्ली की गलियों, पार्कों और कभी कभार इंडिया गेट के कोनों में डरा सहमा बैठा रहता हूँ। मैं वही हूँ जो आपके आदेश के मुताबिक 8 हफ्तों में शेल्टर में भेज दिए जाएंगे। आपने तो सुना ही होगा, हम जैसे दिल्ली में 5 से 10 लाख तक हैं। सुनने में तो अच्छा लगता है सबको शेल्टर। मेरे सभी संगी साथियों, रिश्तेदारों, भाई बंधुओं के सिर पर छत होगी। यह कितना खूबसूरत समाजवादी सपना है, हर कुत्ते के सिर पर छत। पर मिलॉर्ड, मेरे मालिक, शेल्टर तो एम्स और सफदरजंग अस्पतालों के बाहर खुले आसमान के नीचे रात काटने वाले हजारों गरीब मरीजों और उनके परिजनों के लिए भी नहीं है। वो तो मनुष्य हैं, हम कुत्ते हैं। बरसात में मच्छरों के साथ वो लोग जमीन पर ऐसे सोते हैं जैसे कोई दुख भरी ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म बार बार रिप्ले हो रही हो। अगर हमारे लिए इतने सारे शेल्टर अचानक से बन सकते हैं तो क्या उनमें थोड़ी सी जगह उन इंसानों को भी दी जा सकती है जिनके सिर पर छत नहीं है? जरा व्यवहार नगर की हकीकत गली में टहल लीजिए मिलॉर्ड। हम में से कई की नसबंदी और टीकाकरण पहले ही हो चुका है। ABC प्रोग्राम के तहत हमें हटाना नई डॉग वॉर शुरू कर सकता है, ऐसा वैज्ञानिकों का मानना है, क्योंकि कुदरत ने हमें ऐसे ही बनाया है। अगर हम चले गए तो आपकी गलियों का CCTV यानी रातों में हमारा भौंकना बंद हो जाएगा। ऐसा हुआ तो सड़कों पर बंदरों की आमदरफ्त बढ़ जाएगी। चूहों की पॉपुलेशन दिल्ली का चुनाव जीतकर सरकार बना लेगी और बिल्लियां जमीन से आसमान तक सिर पर उठा लेंगी। कुदरत ने हम सब के बीच एक संतुलन बनाया हुआ है। हम युगों युगों से आपके आसपास आपकी जरूरतों के हिसाब से खुद को एडजस्ट करते आए हैं। एडजस्ट करना हमारा फंडामेंटल नेचर है। आपके तमाम साथी हमें आवारा कुत्ते कहते हैं। यह बात हमें बुरी लगती है। हम सामुदायिक कुत्ते हैं। आपने शास्त्र और धर्म का अध्ययन किया है। आपको पता होगा कि मनुष्य के अलावा एकमात्र हमारे पूर्वज ही हैं जिन्हें जिंदा स्वर्ग में एंट्री मिली थी। धर्मराज युधिष्ठिर के साथ मेरे पुरखे सजीव सशरीर स्वर्ग पहुंचे थे। खैर, यह तो बहुत पुरानी बात है मिलॉर्ड। हम भी इस शहर का हिस्सा हैं, जैसे लाजपत नगर का गोलगप्पा वाला या चांदनी चौक का सीताराम हलवाई। एम्स के बाहर लाइन में बैठे बीमारों के पास हम बैठते हैं, पहरेदारी करते हैं। कभी कभी उनके टिफिन से रोटी का टुकड़ा मिल जाता है और हमें लगता है कि यह शहर हमारा भी है। मेरी छोटी सी इल्तिजा है आपसे, शेल्टर तभी बनाए जब वहां वाकई देखभाल हो, वो भीड़ भाड़ वाली जेल ना हो। उनके दरवाजे इंसानों के लिए भी खोल दीजिए, खासकर अस्पतालों के बाहर सोने वालों के लिए। ABC प्रोग्राम तेज चलाइए ताकि हम भी सुरक्षित रहें और आप भी। मालिक, हम डर रहे हैं, पर भरोसा है कि आपकी कलम में स्याही नहीं, थोड़ा सा दिल भी होगा। अगर हमें सच में शेल्टर भेजना है तो गेट पर इतना लिख दीजिए, वेलकम होम, ताकि लगे कि हम भी कहीं के हैं। आपका शेरू भाई। सुप्रीम कोर्ट के सामने प्रगति मैदान वाली टनल का शेड नंबर 3, नई दिल्ली 110001। पत्र समाप्त हुआ। कुत्तों की समस्या और उसके निराकरण को लेकर पूरा दिल्ली शहर 2 हिस्सों में बंट गया है। एक तरफ वो लोग हैं जो कुत्तों के संपूर्ण सफाई के समर्थक हैं। उन्हें लगता है कि कुत्ते इस शहर के अस्तित्व पर सबसे बड़ा खतरा बनकर मंडरा रहे हैं। दूसरी तरफ कुत्तों से प्यार करने वालों का तबका है। इसकी अपील है कि कुत्ते भी जीव हैं, उनके साथ इस तरह की ज्यादती नहीं होनी चाहिए। ये जो डॉग लवर्स हैं, इन्होंने आज तक एक भी आवारा पशु को अपने घर में ले जाके शेल्टर AC होम में क्यों नहीं रखा? हम डॉग लवर्स को मंदिर में भी नहीं बैठने दे रहे, ना अंदर जाने दे रहे। जो नई जनरेशन है वो पार्कों में खेल नहीं सकती, वो सड़क पर चल नहीं सकती और सीनियर सिटीजन घर से बाहर नहीं निकल सकते। हम सब हाउस अरेस्ट हो गए थे। जब पेट दर्द होता है, अगर आप डॉक्टर की बात नहीं सुनेंगे तो किसकी बात सुनेंगे? अगर जानवर का प्रॉब्लम है, जानवर वालों से पूछो कि क्या समाधान हो सकता है। कुत्ते क्यों काटते हैं, कब काटते हैं, इसको रोकने का क्या तरीका है, हम बताएंगे आपको।
इन दो हिस्सों के अलावा एक तीसरी प्रजाति है एंकरों की, जो खबरिया चैनलों पर पाई जाती है। इनकी किसी मुद्दे पर अपनी कोई राय नहीं होती। इनका सारा विवेक सत्ता और सरकार के विचार से आयातित है। इनका सब कुछ वहीं पर गिरवी रखा है। मसलन अगर सत्ता कह दे कि अब की बार ट्रंप सरकार, तो यह ट्रंप की तारीफ में झालमजीरा बजाने लगेंगे। और अगर सत्ता के साथ ट्रंप की पटरी नहीं बैठ रही, तो यह ट्रंप की बुराई में झय्यम झय्यम नाचने लगेंगे। बिजली कड़कती है, मतलब आप ये कह सकते हैं बिजली कड़कती है जब दोनों एक साथ मंच पर रहते हैं। और ये तो अच्छी बात है कि प्रधानमंत्री मोदी ने भारत के हितों के आगे अपनी दोस्ती को भी साइड रख दी। कुत्तों के मसले पर इसने समझ लिया कि सरकार सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के समर्थन में है, तो इसने इस अभियान को समर्थन देना अपना नैतिक कर्तव्य मान लिया और जो रवैया अख्तियार किया वह कुत्तों की सभा से चुराया हुआ था, यानी कुकुर झों झों। देखिए मैं कह रहा हूँ इसमें कोई संशय नहीं है कि आवारा कुत्तों का आतंक वाकई बहुत डेंजरस होता है, जिसे निपटने में मैं भी मानता हूँ कि हमारी सरकारी प्रशासन सिस्टम विफल रहा है, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट को यह फैसला सुनाना पड़ा, ये सख्ती दिखानी पड़ी, ये ब्लैंकेट ऑर्डर देना पड़ा। डॉग लवर्स की ये सोच कितनी गलत है कि वो स्ट्रे डॉग्स को घर में पालना नहीं चाहते, उनको सड़क पर खाना देते हैं। और जब कोर्ट कह रहा है कि उनको स्ट्रे डॉग्स को शेल्टर की व्यवस्था की जाए, तो ये विरोध किया जा रहा है। एक दिन में 10,000 लोगों को कुत्ते काटते हैं। जो लोग जानवरों को आबादी से दूर करने का विरोध कर रहे हैं, क्या उन्हें पता है कि हर साल भारत में कितने लोग रेबीज से मर जाते हैं? पिछले 3 साल में 120 मौतें हो चुकी। आवारा कुत्ते घूमते रहते हैं, झुंड बना के घूमते हैं, बच्चों का शिकार करते हैं, लोगों का शिकार करते हैं, मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक करने वालों का शिकार करते हैं। तो मुक्त करो। We are so proud of the Supreme Court for laying down the law today. I'm so glad that in the name of animal rights, the abuse of human rights is not going to be allowed. कुत्तों के विरोध में ये चैनल इतना आगे निकल गए कि सबने लगभग एक जैसी हिंसक मुद्रा में कुत्तों की तस्वीरें चलाई। इस काम में ताजा दरबारी बना एनडीटीवी बाकियों से 2 कदम आगे रहा। आवारा कुत्तों को बस्ती से बाहर करो। स्टे सेफ इंडिया मिशन इम्पॉसिबल। इंडियाज डॉग डिलेमा। एनडीटीवी ट्रिगर्स वॉर ओवर स्ट्रेज। ओह माय डॉग। क्यों लेट द डॉग्स आउट? कुत्तों पर बट गया हिंदुस्तान। सुप्रीम कोर्ट्स बिग डॉग्स आउट ऑर्डर। एनडीटीवी का एक और अजीमोशान शाहकार इसी दौरान सामने आया। उसने उत्तराखंड के धराली में आई आपदा का असली खलनायक ढूंढ निकाला। आप सोच रहे होंगे कि यह कोई सरकार का नुमाइंदा, कोई नेता, कोई ठेकेदार या पहाड़ों में चल रही असंख्य परियोजनाओं में से कोई होगा। लिहाजा लोग आंखें फाड़कर धराली आपदा के खलनायक का इंतजार करने लगे। लेकिन जैसे ही एनडीटीवी ने इस खलनायक के नाम को उजागर किया, इंतजार करने वालों के सिर पर घड़ों पानी फिर गया। इस खलनायक का नाम बताया गया फ्रेडरिक विल्सन। यह आदमी 1883 में दुनिया फ़ानी से विदा हो चुका है। पहाड़ों में इसे लोग हर्षिल का राजा या फिरंगी राजा के नाम से याद करते हैं। ये कहानी है फ्रेडरिक विल्सन की। आखिर हम विल्सन को धराली का सबसे बड़ा खलनायक क्यों कह रहे हैं? कि विल्सन मुखबा में अपने बंगले के आगे बैठकर धराली की बर्बादी करवाता था। किताब में लिखा है, विल्सन ने धराली के देवदार के वृक्षों पर अपनी निगाह जमाई। उत्तरकाशी के धरासू में तो पेड़ों का कटान चल ही रहा था। धराली ने भी देवदार के पेड़ों की कटाई भोर सवेरे से शुरू थी कि अगर वहां देवदार के पेड़ों की कटाई ना होती तो धराली को ये दिन ना देखने पड़ते। तो बकौल एनडीटीवी जो आदमी 142 साल पहले मर गया, वही धराली आपदा का असली गुनहगार है। इस तरह से एनडीटीवी उस सरकार को साफ बचा ले गया जिसके माथे पर पहाड़ों को खोद कर खोखला कर देने का पाप है। 150 साल पहले मर चुके व्यक्ति के सिर पर सारा ठीकरा फोड़कर एनडीटीवी ने उस कॉमन सेंस की भी हत्या कर दी जो प्रकृति और पर्यावरण को समझने के लिए अलग नजरिए की मांग करती है। अगर फ्रेडरिक विल्सन ही धराली का असली खलनायक है, तो फिर उत्तराखंड में आए दिन आ रही आपदाओं के लिए एनडीटीवी को ऐसे अनगिनत विल्सनों की दरकार होगी। अब कुछ और बातें कर लेते हैं। देश ने 79वां स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को मनाया, लेकिन खबरिया चैनलों पर 14 अगस्त मनाने का जुनून सवार था। इन एंकराओं के हाथ में सत्ताधारी दल ने एक नया झुंझुना पकड़ा दिया है, विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस। जिस दिवस का नाम इतना भीषण हो, उसे मनाने वाले लोग भी उतने ही विभीषण टाइप होंगे। मसलन 2 शब्दों वाले भाई साहब को ही ले लीजिए। इन्हें 70 साल से पता ही नहीं था कि 14 अगस्त भी कुछ चीज है। मैं तो कहता हूं कि दिलों का हर दर्द याद है, कल भी याद था, आज भी याद है और हमेशा याद रहेगा और ये भूला नहीं जा सकता है। लेकिन जिस तरीके का माहौल बनाने की कोशिश हो जा रही है, एक कटाक्ष किया जा रहा है, एक मुस्लिम समुदाय पर सिर्फ कटाक्ष किया जाता है, ऐसा लगता है कि अनपढ़ और जाहिल होना हमारे देश में एंकरिंग की पहली शर्त है।
जिस अंदाज में ये बोल रहे हैं कि 14 अगस्त किसी को पता ही नहीं था, मानो बंटवारे के वक्त दंगों में जिन लोगों की दुखद मौतें हुई वो सब 14 अगस्त को ही हुई थी। आज़ादी के वक्त दंगों से जुड़ा इतना सारा साहित्य मौजूद है, शर्त है पढ़ाई लिखाई करना, वो करना नहीं चाहते, सिर्फ थिथरई और लहकटई करना है। धर्म के आधार पर सनातन को गाली दी गई, हिंदू समाज को जातियों में बांटने का प्रयास हुआ। अपने इतिहास और समाज से इतना गहराई तक कटे हुए लोगों को चैनलों पर अश्लील नंगई करते देखकर दुख होता है। इस व्यक्ति के अनुसार 1947 के बाद हिंदुओं को जातियों में बांटने का प्रयास हुआ है, सनातन को गाली दी गई है, यानी जातियां इस देश में 1947 के बाद बनी हैं। इस जाहिलियत पर क्या ही कहा जाए, जातियां इस देश में ब्राह्मणों ने बनाई और यह हजारों साल से यहाँ मौजूद हैं। देश के लाखों गाँव के इर्द गिर्द चमरौटी, मुसहर टोला, खटिकाना, पसियाना 1947 के बाद नहीं बने। ये हजारों साल से हमारे बीच में नंगा सच बनकर मौजूद हैं। अमीश जैसे अनपढ़ लोग अगर इसे देखना नहीं चाहते तो न सही। 14 अगस्त के जश्न में इसी तरह मदहोश एक और चैनल है आज तक, जिसकी पत्रकारिता गोल्ड स्टैंडर्ड है। इस चैनल की एंकरा अंजना ओम कश्यप अमीश देवगन से 2 कदम आगे निकल गई। अपने शो में ये भारत और पाकिस्तान के नक्शे को फुल ऑरेंज एंड ग्रीन कलर में रंगकर धर्म आधारित डॉग व्हिसल करती नजर आई। यह पूरा शो हिंदू मुसलमान के जहर से बुझा प्रोपेगेंडा था। शो देखकर पता ही नहीं चला कि किन किन पड़ावों से होती हुई आज़ादी 1947 में हासिल हुई, क्या संघर्ष हुए, क्या कुर्बानियां हुई। अब अगर आप इस ग्राफिक्स को देखेंगे तो आज के बांग्लादेश और उस समय के पूर्वी पाकिस्तान से 29 लाख हिंदू भारत में आए। कितने हिंदू भारत में आए? 29 लाख पूर्वी पाकिस्तान से देखिए यहाँ पर भारत में आए। लेकिन भारत से सिर्फ 7 लाख मुसलमान ही गए, ये देखिए यहाँ पर। तो 29 लाख पूर्वी पाकिस्तान से 29 लाख भारत में आए और भारत से गए 7 लाख मुसलमान यहाँ पर। इसी तरह मौजूदा जो पाकिस्तान है उससे 54 लाख, कुल 54 लाख हिंदू जो है यहाँ गए नीचे, और यहाँ से 65 लाख मुसलमान गए भारत से पाकिस्तान में, जो तब पश्चिमी पाकिस्तान। हिंदू, सिख और बाकी लोग भारत में आए, जबकि भारत में अगर आप देखें तो 65 लाख मुसलमान ही आज के पाकिस्तान में गए। मकसद अगर झूठ और प्रोपेगेंडा फैलाने का हो तो फिर ऊपर वाला ही मालिक है। नफरती काम में अंजना जी इतनी मगन हो गई कि शो के दौरान ही यह झूठ भी फैला दिया। ये तस्वीरें बांग्लादेश की है, जहां आज भी हिंदुओं को मारा जाता है और उनके घरों में तोड़फोड़ होती है, लेकिन फिर भी ये खास वोट बैंक की राजनीति करने वाले नेता ये कहते हैं कि भारत में मुसलमान सुरक्षित नहीं है। अच्छी बात यह है कि अब झूठ बहुत लंबा नहीं चल पाता, भले ही वह देश के नंबर 1 चैनल ने फैलाया हो। ऑल्ट न्यूज ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार वाली अंजना ओम कश्यप की खबर का फैक्ट चेक कर डाला। इसके मुताबिक यह वीडियो बांग्लादेश में स्थित राजबाड़ी के बलियाकाड़ी इलाके की है। वहां एक सेवानिवृत्त चिकित्सा अधिकारी अहमद अली को एक गुस्साई भीड़ ने पैगंबर मोहम्मद का अपमान करने के लिए पीटा था, उनके गले में जूते की माला पहनाई थी। यह महीनों पुरानी खबर है। वीडियो में दिख रहा ये व्यक्ति हिंदू नहीं है। दरअसल वीडियो में दिख रहा ये व्यक्ति एक रिटायर्ड सामुदायिक चिकित्सा अधिकारी अहमद अली है। वहीं ये घटना राजबाड़ी के बलियाकंदी की है। पीड़ित को पैगंबर मोहम्मद का अपमान करने की बात पर लोगों ने पीटा था। इसी तरह से ये लोग बेसिर पैर का वीडियो दिखाकर तिल का ताड़ बनाते हैं। मौका है जश्न आज़ादी का। इस मौके पर खबर दिखाई जा रही है बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार की, वह भी फर्जी और झूठी। ये हालत है देश के नंबर 1 न्यूज़ चैनल आज तक की। यह खबर भड़काऊ है, सांप्रदायिक नफरत से भरी हुई है, दंगाई मानसिकता से प्रसारित हुई है और 2 समुदायों के बीच जहर पैदा करती है। यह सब ऐसे काम है जिसके लिए हमारे देश में सज़ा का प्रावधान है, लेकिन बरवक्त इस देश में अंजना जैसे भड़काऊ एंकरों को कानूनी छूट मिली हुई है। यह सब 14 अगस्त के लिए किया गया, लेकिन प्रधानमंत्री ने अपना भाषण 15 अगस्त को ही दिया और लाल किले से ही दिया। इसलिए हम अभी भी यह भरोसा कर सकते हैं कि हमारी आज़ादी की तारीख 15 अगस्त ही है। अभी यह बदला नहीं है। उन्होंने लाल किले की प्राचीर से ऑपरेशन सिंदूर, न्यू नॉर्मल, रोजगार योजना, सेमीकंडक्टर और सबसे बड़ी बात किसानों के हित की बात कही। उन्होंने करीब 10 बार देश के किसानों को याद किया। देश के किसानों का किसान, किसानों किसानों किसान भी किसानों किसानों का किसानों ने किसानों का, मेरे देश के किसान। ये वही किसान है जिनके रास्ते में मोदी जी की सरकार ने कभी कील कांटे गड़वा दिए थे। मोर्चेबंदी ऐसी थी कि मानो पाकिस्तान या चीन की सेना दिल्ली में बस एंटर करने ही वाली हो। इसके आगे देखिए कि बैरिकेड पे वायर लगाया गया है, ये काफी लंबा है। इससे किसानों को आगे बढ़ने में काफी दिक्कत आएगी, इसीलिए इसको इतना मजबूत बनाया गया है। उसकी आगे सीमेंट की बैरिकेडिंग की गई है। तो ये सिंघू बॉर्डर का एक रास्ता है। आप दूसरी तरफ देखिए जो फ्लाईओवर है,
उस पर कंटेनर अभी लगाए जा रहे हैं और यहाँ पे कंटेनर में मिट्टी भरा जा रहा है ताकि किसान उसे हटा ना सके। लेकिन जैसे ही चुनाव नगीचे आवत है, भात मांगो पुलाव आवत है। इमेज पर लगे डेंट को सही करने का सही मौका चुनाव ही है। लिहाजा मोदी जी 26 जनवरी और 15 अगस्त के मौके पर किसानों को याद कर उनके हित का चूरन उन्हें पकड़ा देते हैं। भारत अपने किसानों, अपने पशुपालकों, अपने मछुआरों के संबंध में कभी भी कोई समझौता नहीं स्वीकार करेगा। प्रधानमंत्री ने लाल किले के भाषण को लगभग चुनावी भाषण बनाते हुए 12वीं बार ऑपरेशन सिंदूर के लिए खुद की पीठ ठोंकी। जी हाँ, हमने एक छोटी सी रिसर्च की और पाया कि 8 से 10 मई के बीच हुए ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्रधानमंत्री ने कुल 11 जनसभाएं की हैं और हर बार ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र अपनी पीठ ठोंकते हुए किया है। दुनिया ने और देश के दुश्मनों ने भी देख लिया, जब सिंदूर बारूद बन जाता है तो नतीजा क्या होता है। ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई नहीं है, ये हम भारतीयों के संस्कारों, हमारी भावनाओं की अभिव्यक्ति है। ऑपरेशन सिंदूर मानवता की रक्षा और आतंकवाद के अंत का मिशन है। तो ऑपरेशन सिंदूर ये सिर्फ सैनिकों के जिम्मे नहीं है, ऑपरेशन सिंदूर 140 करोड़ नागरिकों के जिम्मे। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो दुश्मन गिड़गिड़ा रहा था वो किसी धोखे में न रहे। ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। ऑपरेशन सिंदूर ने डंके की चोट पर कह दिया है कि आतंकवादियों के जरिए छद्म युद्ध, प्रॉक्सी वॉर नहीं करेगा। अब पाकिस्तान कभी भी ऑपरेशन सिंदूर का नाम सुनेगा तो उसे अपनी शर्मनाक शिकस्त याद आएगी। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दुनिया ने भारत का यही रूप देखा है। ऑपरेशन सिंदूर में भारत की जो ताकत दुश्मन ने देखी है, ये तो हमारे तर्कस का केवल एक ही तीर है। एक तरफ तो वो खुद इसका हर संभव राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश करते नजर आते हैं, उनकी हर जनसभा इस बात का सबूत है। दूसरी तरफ वो और उनकी पार्टी है जो बाकी राजनीतिक दलों से उम्मीद करती है कि ऑपरेशन सिंदूर पर विपक्ष राजनीति न करे। 15 अगस्त के भाषण में उन्होंने बहुत सारी अच्छी लच्छेदार बातों के साथ एक गैर जरूरी बात भी कही। आज मैं बहुत गर्व के साथ एक बात का जिक्र करना चाहता हूं। आज से 100 साल पहले एक संगठन का जन्म हुआ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। आज लाल किले की प्राचीर से 100 साल की इस राष्ट्र सेवा की यात्रा में योगदान करने वाले सभी स्वयंसेवकों को आदरपूर्वक स्मरण करता हूं और देश गर्व करता है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की इस 100 साल की भव्य समर्पित यात्रा को और हमें प्रेरणा देता रहेगा। इस अवांछित और अविश्वसनीय जिक्र पर 2 बातें संक्षिप्त में कहना चाहता हूं। शायद अभी भी आरएसएस के साथ मोदी जी के रिश्तों में आई दरार भर नहीं पाई है। आरएसएस अपने पुराने स्वयंसेवक से कुछ और समर्पण चाहता है। सिर्फ नागपुर का चक्कर लगाने से काम नहीं चलेगा। दूसरी बात, इसके अनगिनत सबूत और दस्तावेज हैं कि आरएसएस आज़ादी के आंदोलन से पूरी तरह अलग थलग था। उसने 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन से खुद को आधिकारिक रूप से अलग रखा। इतना ही नहीं, उसने अपने स्वयंसेवकों से भी कहा कि वो संघ के सदस्य के तौर पर आज़ादी के आंदोलन में शामिल नहीं हो सकते। ऐसे किसी संगठन की तारीफ आज़ादी के तारीखी जश्न में करना देश के साथ ईमानदारी नहीं है। ये वो संगठन है जो लंबे समय तक तिरंगे और संविधान को खारिज करता रहा है। गांधी, नेहरू, अंबेडकर, पटेल, मौलाना आज़ाद की कतार में आरएसएस को बराबरी से रखना आज़ादी के महान आंदोलन का अपमान है। यह उन असंख्य स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान है जिन्होंने जेलें खाई, लाठियां खाई और जानें दी। अब वक्त है जज्बाती अंकल का। जज्बाती अंकल के ऊपर आजादी का खुमार छाया हुआ था। इस खुमार के साथ साथ उनके ऊपर अमेरिका का खौफ भी छाया हुआ था। ट्रंप ने बीते 2 महीनों में टैरिफ के नाम पर जो टेरर फैलाया है, वह जज्बाती अंकल के व्हाट्सएप संदेश में साफ साफ दिख रहा था। पार्क में आने जाने वाले बताते हैं कि अंकल रिटायर होने के बाद से 2 ही चीजें बचा रहे हैं, पहला इनकम टैक्स और दूसरा हिंदू। इन दोनों को बचाने के बाद जो थोड़ा बहुत वक्त बच जाता है, उसमें वो व्हाट्सएप पर संदेश फॉरवर्ड करते हैं जिन्हें हम और आप पढ़ते हैं। इस हफ्ते अंकल का फॉरवर्डित संदेश अमेरिका के बदले मिजाज से पैदा हुए डर और उससे निपटने के उपायों का महामंत्र था।
अंकल कहते हैं अमेरिका पिछले 100 सालों से महाशक्ति रहा है। उन्होंने हर उस देश को नष्ट कर दिया है जिन्होंने उन्हें चुनौती दी। इसके बाद अंकल बहुत ठोस सबूतों के साथ अमेरिका की कारस्तानियों पर रोशनी डालते हुए कहते हैं, जब जापान ने उन्हें चुनौती दी तो उन्होंने उसे नष्ट कर दिया। जब सोवियत यूनियन ने उन्हें चुनौती दी तो उन्होंने उसे 17 टुकड़ों में तोड़ दिया। जब इराक ने अपना सिर उठाया तो उन्होंने उसे भी नष्ट कर दिया। उन्होंने ईरान के साथ भी ऐसा ही किया। आजकल चीन है, लेकिन भारत के अधिक भू राजनीतिक महत्व प्राप्त करने के साथ भारत की बारी आ गई है। इसके बाद अंकल व्यापार और धंधे की ओर चले जाते हैं। इस संदेश में अडानी और अंबानी के प्रति उनकी निष्ठा का दर्शन होता है। वो कहते हैं, पिछले 100 सालों से अमेरिकी उद्योगपतियों ने दुनिया के टॉप 10 पर अपना दबदबा कायम रखा है। टॉप 10 में से 8-9 तो सिर्फ अमेरिकी ही होते हैं। जब चीन के जैक मा ने तीसरा स्थान हासिल किया तो उनके खिलाफ लॉबिंग शुरू हो गई और उन्हें भागना पड़ा। वे अब अडानी और अंबानी जैसे भारतीय कारोबारियों के पीछे पड़े हैं। इसके आगे जज्बाती अंकल कहते हैं, यदि भारत आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया अभियान चला रहा है तो इसका मतलब है कि भारत एक बहुत बड़ा बाजार है। अगर भारत आने वाले 20 सालों में आत्मनिर्भर हो जाता है तो अमेरिका, यूरोप, चीन के साथ साथ अरब जगत को भी भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। भारतीय रुपया डॉलर के मुकाबले और मजबूत होता रहेगा। डॉलर के मुकाबले रुपए की मजबूती की कहानी यह है कि यह पिछले 10 सालों में सबसे न्यूनतम स्तर पर है। मोदी जी के काल में रुपए की कीमत में करीब 30 रुपए की गिरावट दर्ज हुई है। इसके बाद अंकल अमेरिका के डीप स्टेट की बात करते हैं। अमेरिका ने अफगानिस्तान में रूस के खिलाफ तालिबान जैसे संगठन खड़ा करने में अरबों खरबों डॉलर खर्च कर दिए थे। भारत को अस्थिर करना और भी आसान है क्योंकि यहाँ देशद्रोहियों और गद्दारों की कमी नहीं है। यहाँ से आगे जज्बाती अंकल मोदी जी पर आते हैं। वो कहते हैं, भारत में पिछले 10 सालों से स्थिर और मजबूत सरकार है। भारत सरकार अपने ही उद्योगपतियों को मजबूत बना रही है। अगर आज अडानी, अंबानी, टाटा, महिंद्रा दुनिया को चुनौती दे रहे हैं तो क्या इनकी बर्बादी का जश्न मनाने वाले हमारे देश के ये गद्दार विदेशी एजेंट नहीं हैं? और अंत में अंकल मूल बात पर लौट आते हैं। आखिरी लाइन में जज्बाती अंकल कहते हैं, क्योंकि देश हमारा है, प्रधानमंत्री हमारे हैं, मुझे यकीन है कि आप इसे अपने समान विचारधारा वाले देशभक्त मित्रों को ये संदेश जरूर भेजेंगे। एकदम अंत में अंकल ने 2 तिरंगा और 2 हाथ जोड़ने का इमोजी भी लगाया है। इस बार का संदेश इतना लंबा हो गया था कि पढ़ते पढ़ते पता ही नहीं चला कि दफ्तर जाने का वक्त हो गया है। बस उसी फॉरवर्डित संदेश के रिप्लाई पर मैंने अंकल को एक मैसेज भेज दिया कि अंकल 80B, 80C और 80D के अलावा भी कोई तरीका है इनकम टैक्स बचाने का? अंकल ने देख लिया है, पढ़ लिया है, लेकिन कोई रिप्लाई नहीं दिया है। ये नुस्खे वो किसी को फ्री में नहीं बताते। अब वक्त है इस हफ्ते की रिपोर्ट का। जो कही जा रही थी बातें कि अंदर में भी सोशल डिस्टेंसिंग। इस हफ्ते की रिपोर्ट DW हिंदी से है। यह रिपोर्ट हरियाणा के गुरुग्राम से बांग्ला भाषियों को जबरदस्ती डिपोर्ट करने की कार्रवाई पर केंद्रित है। इस कार्रवाई में उन लोगों को भी डिपोर्ट किया गया जिनके पास वैध कागजात थे। आईडी है या नहीं है ये तो बाद में पूछता ही नहीं है, पहले उठा ले जाता है। तो कितना देगा आदमी बताओ? और इतना धमकाता है, इतना डराता है। पूरा कपड़ा फपड़ा उतार ले लिया, कच्चा पोर के मेरा को रख दिया। बोला कागज दूंगा तेरे को छोड़ दूंगा। हम बोला देखो इतना कागज है, मेरा दादा का दादा। बोला नहीं बांग्लादेशी है, 200 रुपया में नकली बना लिया। मुस्लिम होने का गुनाह है क्या? और बांग्ला भाषा से क्यों वो करता है? गरीब को क्यों कर रहा है? वो भी तो वेस्ट बंगाल का है, उनको बांग्लादेशी तो उनको भी जाके सेक्टर में रेड मारा, ऐसे पकड़ के ले जाओ, क्योंकि पढ़ा लिखा बात कर सकता ना, इसलिए उनसे नहीं डरते। गरीब को डर दिखा रहा है। अगले हफ्ते होगी एक और टिप्पणी। नमस्कार।